नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम चर्चा करेंगे निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर ध्रुमल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फंड मैनेजर इक्विटी है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। इस फंड की हालांकि अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो काफी शानदार रही है। पिछले 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल में ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स इस फंड की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप पिछले 1 साल की खासतौर से बात करें, जहां पर ज़्यादातर फंड्स की परफॉर्मेंस या तो फ्लैट रही है या थोड़ी सी नेगेटिव रही है, वहां इस फंड ने 4-5% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड की स्ट्रैटेजी क्या है, थीम क्या है, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए इस फंड को लेकर, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिस्टर ध्रुमल शाह बने हुए हैं। ध्रुमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और फंड की डिटेल्स डाइव इन करने से पहले एक आउटलुक आपका मार्केट्स पर। और सबसे बड़ी खबर तो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर है। दिवाली से पहले तोहफा दिया है मोदी सरकार ने। सबसे पहले इनिशियल कमेंट्स आपके इस डेवलपमेंट पर, कितना बड़ा बूस्ट इकोनॉमी के लिए, कंजम्पशन के लिए। हम रिएक्शन तो स्पेसिफिक पॉकेट्स में देख ही रहे हैं, बट क्या कमेंट्स आपके? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो देखिए, डेफिनेटली ये जो बोनंजा दिया है मोदी सरकार ने, इट्स डेफिनेटली अ वेरी बिग बूस्ट फॉर ओवरऑल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इससे बेनिफिट कर रहे हैं। राइट फ्रॉम कंजम्पशन सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इससे बेनिफिट लेने वाले हैं। एंड डेफिनेटली हम अगर जो लास्ट 6-7 महीने से देखें, जो गवर्नमेंट का एक थीम रहा है, तो गवर्नमेंट ने पहले इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया ओवरऑल कंज्यूमर को बेनिफिट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। दिस इज अगेन वन मोर वेरी बिग बोनांजा विच हैज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है कंजम्पशन को बूस्ट करने का, वो क्लियरली बहुत विजिबली दिख रहा है। और हमें लग रहा है कि ओवरऑल अगले 3-4 क्वार्टर में ये बूस्ट जो है ये कंपनीज के अर्निंग्स में भी दिखने लगेगा। अच्छा ध्रुमल जी, स्पेसिफिकली अगर मैं एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल्स की बात करना चाहती हूँ। पहले क्विकली ऑटोमोबाइल्स पर हमने देखा था कि जो डिमांड थी स्पेशली अर्बन एरियाज में, वो स्लो डाउन हो रही थी। सेल्स नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था। मैनेजमेंट ये बात बोल रहे थे। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि रूरल बाइंग हालांकि बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अब फेस्टिव सीजन आगे है, जहां पर जमकर यूजुअली हम बाइंग देखते हैं। रूरल इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा करेगी, एक्सपेक्टेशंस थी। और अब जीएसटी का ये बूस्ट, जिससे अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो अर्बन बाइंग होल्ड हो रही थी या जो बाइंग नहीं हो रही थी, वो अब रिज्यूम होते हुए दिखाई देगी। तो स्पेशली फेस्टिव सेल्स ऑटोमोबाइल्स के लिए, इन जनरल अर्बन सेल्स में कितना पिकअप आप देख रहे हैं? क्योंकि हम एमएनएम को सुन रहे थे, 60% उनका ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि 28% से घटकर 18% में आ गया है। ट्रैक्टर सेल्स की बात करें, 60,000 तक उनके ट्रैक्टर सस्ते हो सकते हैं, कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आई है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखिए कितना बड़ा फायदा आप ऑटोमोबाइल्स को होते हुए देख रहे हैं। फेस्टिव सेल्स कितनी दमदार रहने की एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ से इमर्ज हो रही हैं? श्योर। देखिए, अगर जो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखें, तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी लास्ट 2-3 साल में कि जो प्रीमियम एंड की जो गाड़ियां हैं, उनमें सेल बेटर हो रहा था। लेकिन जो एंट्री लेवल की जो गाड़ियां हैं, या हम जो सब 4 मीटर जो राइट। कार्स बोलते हैं, वहां पे क्लियरली हमको स्लो डाउन दिख रहा था। एंड विद दिस जीएसटी करेक्शन, ये जो चीज है ये क्लियरली गवर्नमेंट ने अब करेक्ट कर दी है। मुझे लग रहा है कि जो स्पेशली जो सब 4 मीटर को ये जो बेनिफिट दिया गया है, ये सेल्स को बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करेगा। एंड ये जो एक कंजम्पशन में जो एक डाइवर्सिटी आ गई थी कि प्रीमियम ठीक कर रहा था, अच्छा कर रहा था, पर जो एंट्री लेवल जो था वो लैगार्ड हो गया था। अब मुझे लग रहा है कि एंट्री लेवल में भी ओवर अ मीडियम टर्म एक अच्छा डिमांड इन्वायरमेंट देखने मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो फेस्टिव सीजन है, ये ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगी। वेदर इट इज 4 व्हीलर, एंट्री लेवल 4 व्हीलर, और इवन इट कुड बी 2 व्हीलर सेगमेंट। मुझे लग रहा है इससे काफी बेनिफिट मिलना चाहिए। और क्विकली एक कमेंट आपका एफएमसीजी का। एफएमसीजी डिमांड पर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल करते हुए हमने देखा। स्पेशली अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स देखेंगे, हालांकि जो क्वार्टर बीता यहाँ पर थोड़ी बहुत हालात बेहतर हुए थे, लेकिन डिमांड कंसर्न्स थे। हमने वॉल्यूम ग्रोथ बड़े बड़े कंपनियों के डिप होते हुए देखी थी। सपोर्ट मिलेगा अब इस डेवलपमेंट से, और एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बेहतर होंगी, अर्निंग्स बेहतर होंगी, वॉल्यूम्स बेहतर होंगे? देखिए, डेफिनेटली चीजों के दाम घटते हैं तो ऐसा होता है कि एक जो सेक्शन ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है, जिनके अफोर्डेबिलिटी के लेवल के बाहर कुछ चीजें रहती है, वो सडनली उनके अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाती है। सेकेंड चीज, जैसे चीजों के दाम घटते हैं तो जैसे हमारे
सेविंग्स में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाता है एंड दैट सेविंग्स कैन बी डाइवर्टेड अगेन बैक टू समथिंग एल्स। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू ड्राइव कंजम्पशन राइट फ्रॉम एंट्री लेवल कंजम्पशन टू मिड और इवन टू अ प्रीमियम लेवल कंजम्पशन। सो ओवरऑल चीजों के लिए काफी फायदे कारक होगा, बिकॉज पैसा बचेगा तो वो पैसा कहाँ ना कहाँ और स्पेंड होगा। ओके, अच्छा, एक फाइनल कमेंट मार्केट्स पर और फिर उसके बाद हम वैल्यू फंड की बात करेंगे। अब मार्केट पर Sure. यहाँ से आगे जाते हुए ओवरऑल इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू है? बहुत स्पेसिफिक पॉकेट्स रहेंगी जो परफॉर्म करेंगी, या ओवरऑल मार्केट ठीक रह सकता है? जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस कितना रह सकता है, या फिर मार्केट के लिए रिस्क कोई दिखाई दे रहा है क्या? श्योर। देखिए लास्ट 6 महीने बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। सो बेसिकली सडनली वी हैव सीन नेगेटिव डेवलपमेंट जो हो गए हैं ऑन द टेरिफ साइड। दे आर काइंड ऑफ अ बिगर ड्रैग ऑन द मार्केट, और इस चीज को पूरा मार्केट जो है वो बहुत क्लोजली देख रहा है। अब उसके बाद ये जो जीएसटी बोनेंजा आया है, क्लियरली उसने मार्केट का मूड जो है वो बहुत अपफ्लिप कर दिया है। बट लास्ट 1 साल से हम मार्केट देखेंगे तो 1 साल से मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड रेंज में रहा है। वी हैव बीन होवरिंग अराउंड द सिमिलर लेवल ओवर लास्ट 1 ईयर। तो 1 साल का कंसोलिडेशन इटसेल्फ सेज के मार्केट जो है वो थोड़ा सा जो प्रीमियम था वो करेक्ट हो गया है। तो ओवरऑल लास्ट 1 साल में जहां जहां मार्केट में बहुत बड़े बड़े फ्रॉथ बन गए थे वैल्यूएशन में, हमने कई जगह पे देखे हैं जो वो फ्रॉथ थे वो कट हो गए। एंड मार्केट जो एक एक्सपेंसिव जोन में चला गया था, मैं कहूंगा कि वो मार्केट थोड़ा अब रीजनेबली प्राइस्ड हो गया है। वी आर नॉट इनटू अ चीप जोन, बट माय माय ऑब्जर्वेशन कि हम थोड़े से रीजनेबली प्राइस्ड हो गए। सो दैट्स ऑन द वैल्यूएशन साइड। नाउ कमिंग टू हाउ आर वी सीइंग मार्केट, आई थिंक जो मूड है वो बहुत अपबीट रहने वाला है। ये जो सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है ऑलरेडी, ये अनाउंसमेंट आने के पहले हमने ऑलरेडी देखा है कि प्राइसेज हैव गॉन अप बाय 10 to 15 इवन टू 20% ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो यहाँ से अगेन व्हाट मार्केट इज गोइंग टू लुक एट कि एक बार ये जो न्यूज फ्लो जो आया है अब वो प्राइस में आ गया है, तो अब हमें डिलीवरी को देखना पड़ेगा कि हाउ ईच एंड एवरी सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग। जो गवर्नमेंट ने जहां जहां पे बूस्ट दिए हैं, कंजम्पशन हो गया, ऑटो हो गया और बहुत सारे जो अदर सेक्टर्स हो गए, इनमें नंबर की डिलीवरी कैसे आ रही है, दैट नीड्स टू बी सीन एंड अकॉर्डिंगली मार्केट विल टेक क्यूज एंड विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्लियरली banking is a sector which is again a reasonably valued, which is a large sector of the Nifty. And again coming to IT sector, which is second largest sector of Nifty, वहां पे भी वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए। तो अब हमें क्या चाहिए कि थोड़ी सी क्रेडिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। एंड अगर जो आईटी सेक्टर में आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, अगर जो होता है, तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाने वाली है। प्रोबेबली आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंसोलिडेशन एंड आफ्टर करेक्शन इन वैल्यूएशन, मुझे यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड एज ऑफ नाउ लुकिंग एट करंट सिचुएशन नहीं लग रही है। एंड वी विल सी अ ग्रेजुअल रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। जो मार्केट ने कोविड के बाद में जो रैली पकड़ी थी, एंड मुझे नहीं लग रहा है कि इतने बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि मॉडरेट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट से डेफिनेटली रखा जा सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं निपॉन के इंडिया वैल्यू फंड की। तो पहले तो स्ट्रैटेजी ही जानना चाहेंगे, इस फंड के नाम के पीछे की लॉजिक क्या है, स्टोरी क्या है, वैल्यू फंड किस तरीके से है, ये बताइए। श्योर। देखिए एज ये फंड का जो मैंडेट है, इट्स अ वैल्यू फंड। तो हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इट इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स। हम इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑल दिस 3 मार्केट कैप्स आर वेरी वेल पार्ट ऑफ दिस फंड, एंड ये फंड बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है। तो हम इसमें टिपिकली देखते हैं कि किस सेक्टर में या कौन से स्टॉक में एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, विच कैन बी अ टेम्पररी डिस्ट्रप्शन, और जहां पे अगले 3-4 क्वार्टर में अर्निंग बहुत जोर से फिर से रिकवरी हो सकती है। दैट्स अ वन वे ऑफ बाइंग अ वैल्यू फंड। तो यहाँ पे हम सिर्फ लो पी स्टॉक जो है सिर्फ वो नहीं लेते। वी आर ओके टू बाय अ स्लाइटली हाई पी स्टॉक, पर्टिकुलरली जहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ गया है। तो हम उस तरह की अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअसली हंट करते रहते हैं, और हम वहां पे हमारा जो एक्सपोजर है वो बढ़ाते रहते हैं, वेयर वी बिलीव के जहाँ पे अगले 3-4 क्वार्टर में रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। अगेन कमिंग टू वैल्यू फंड, द इंटरेस्टिंग टॉपिक इज वैल्यू ट्रैप्स। तो हम इस फंड में जो वैल्यू ट्रैप जो है वो बहुत अच्छी तरह से अवॉइड करते हैं। पर्टिकुलरली जो बिजनेसेस जहाँ पे हमें लग रहा है कि रिकवरी जल्दी से नहीं आने वाली है,
या जहाँ पे टर्मिनल वैल्यू जो है उस पे क्वेश्चन मार्क आ गया है कि उस बिजनेस का आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता है, दे आर कंप्लीटली डिसरप्टेड। हम उस टाइप के बिजनेसेस को अवॉइड करते हैं व्हाइल बाइंग इन वैल्यू फंड। तो देयर आर टू पार्ट्स टू इट, जहाँ पे मार्केट में एक फ्रेंजी हो गई है वैल्यूएशन में, हम उस टॉप लेयर को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं इस फंड में। और जो सेकंड पार्ट है विच इज सेक्टर्स और स्टॉक्स विच आर कंप्लीटली डिसरप्टेड, जहाँ पे अगले 2-3 साल रिकवरी की गुंजाइश नहीं है और बिजनेस मॉडल्स क्वेश्चन में आ गए, हम ये दो जो चीजें हैं वो कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो प्लेग्राउंड है फॉर वैल्यू फंड वो काफी बड़ा हो जाता है। तो दैट्स जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वैल्यू फंड चलाने की रही है। ओके, अच्छा ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है फंड के पीछे वो आपने समझाई, लेकिन अगर अब हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस फंड के थ्रू आप किन पॉकेट्स पर ओवरवेट हैं, किन पॉकेट्स पर अंडरवेट हैं, बताइए। देखिए, एज ऑफ नाउ हमारा जो ओवरवेट है वो कमोडिटीज पे है। ओके। कंज्यूमर प्रोडक्ट इज अनदर सेक्टर जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमने कुछ सेगमेंट में रिसेंटली बहुत डिसरप्शन देखा है। और हमें लग रहा है कि अगर तो 3 से 4 क्वार्टर का व्यू लिया जाए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो सेक्टर है वो काफी अच्छा कर सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर इज अगेन अ सेक्टर विच इज ओवरवेट, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, वी आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, दैट इज वी आर ओवरवेट। आईटी पे हम स्लाइटली ओवरवेट गए हैं अभी, नॉट वेरी बिग ओवरवेट, जहां पे हमें लग रहा है कि अब डाउनसाइड जो है वो प्रोटेक्टेड हो गई है। हमें ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है। और अगर जो कहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है तो आईटी सेक्टर कैन अगेन कम बैक इनटू लाइफ। द ओके। नेक्स्ट सेक्टर इज पावर यूटिलिटी सेक्टर, जो हमारा ओवरवेट सेक्टर है। यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है और काफी स्टेडी ग्रोथ रही है इस सेक्टर की। And focus on renewable is another part which we are playing in a value fund, we believe, जहाँ पे अगले 5-6 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का विजिबिलिटी है और ये सेक्टर काफी फोकस में रहने वाला है। द नेक्स्ट सेक्टर इज ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पे हम ओवरवेट है। हमें लग रहा है कि ये सेक्टर अगले 5-6 साल बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देने वाला है। एंड लुकिंग एट द साइज ऑफ कंपनीज जो हमारे यहाँ पे इंडिया में है, एंड हम उनके अगर जो ग्लोबल काउंटर पार्ट देखते हैं तो मुझे लग रहा है वी आर वेरी स्मॉल इन साइज। So they are offering a very strong value if you look at their peers and their current revenue or their size. So these are few sectors where we are overweight right now. ओके, अच्छा, जो भी पॉकेट्स आपने भी जिक्र की उसमें मैं दो तीन पॉकेट्स पे स्पेशली ध्रुमल जी आपका व्यू लेना चाहती हूँ। पहले कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ में भी क्या में भी कौन सी स्पेसिफिक पॉकेट पर स्पेशली आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, Sure. क्योंकि इस अम्ब्रेला के अंडर काफ़ी सारी सब सेक्टर्स आते हैं। क्योंकि रिसेंटली जो भी बातचीत हमने इस शो के ज़रिए तमाम फंड मैनेजर्स से की है, थोड़ा सा ये डिफरेंट व्यू मुझे मिला है स्पेशली कमोडिटीज़ को लेकर। तो मैं आपकी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी जानना चाहती हूँ, कमोडिटीज़ को लेकर क्या है और कितना परसेंटेज एक्सपोजर आपने रखा हुआ है इस फंड के थ्रू। श्योर। देखिए, कमोडिटी सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले जो लास्ट 3-4 साल गए हैं, हमने क्लियरली देखा है कि कमोडिटीज, मेनी ऑफ द कमोडिटीज आर ट्रेडिंग क्लोज टू देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। And whenever commodities come closer to their cost of production, it make a very good investment case. Whether it is ferrous और ये नॉन फेरस हो गए, माने जो स्टील हो गया या एल्यूमिनियम, कॉपर या दूसरी टाइप की कमोडिटीज आ गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कमोडिटी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आसपास आ जाती है तो उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट केस काफी अच्छा बन जाता है। एज ऑफ नाउ ग्लोबल मैक्रोज आर नॉट इन फेवर, बट जैसे थोड़ा सा ग्लोबल मैक्रोज फेवर में आएंगे, मुझे लग रहा है कि कमोडिटीज में एक रैली आ सकती है। जो डॉलर इंडेक्स है वो भी काफी करेक्ट हो गया है, विच वाज वन मोर ड्राइवर फॉर कमोडिटीज टू गो डाउन। तो करीब करीब हमारा 3.5 से 4% वेट जो है वो कमोडिटीज में है, विच इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस फेरस एज वेल एज नॉन फेरस कंपनीज। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपने आईटी का जिक्र किया, तो मैं आईटी में आपने बताया कि डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड दिखाई दे रही है, इसलिए आपने यहाँ पर आप स्लाइटली ओवरवेट हैं। तो मैं दो चीज़ें यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ आईटी को लेकर। एक तो अब मान के चलें कि वैल्यूएशन को लेकर पूरी तरीके से कंफर्ट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या फिर कंसर्न्स आप नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये आईटी में भी कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स या फिर सर्टेन बिजनेस वाली कंपनीज जिन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और नियर पास्ट में ये एलोकेशन आपने बढ़ाया है या पुराने एलोकेशन को ही होल्ड कर रहे हैं या बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान है एग्जैक्टली? श्योर। देखिए, आईटी कंपनीज की जो ग्रोथ रेट थी
वो लास्ट 2 साल में काफी मॉडरेट हो गई है। और जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वहां पे ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में भी, लो सिंगल डिजिट भी कहाँ कहाँ पे देखने मिल रही है। तो हमें क्या लग रहा है कि अगर जो लास्ट 2 साल में ग्रोथ रेट इतनी मॉडरेट हो गई है, तो डेफिनेटली एक केस बनेगा दैट दिस ग्रोथ विल अगेन रिवाइव। अब पॉइंट नंबर 2, कि अगर जो इन कंपनी में जो अगले 2 साल के एक्सपेक्टेशन है अर्निंग के, अब वो भी काफी कट हो चुके हैं। तो नंबर्स में भी जो जो पहले जो कट नहीं हो रहे थे, नंबर्स भी अभी कट हो गए। तो ईपीएस का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो आईटी कंपनी से काफी कम हो गया है। तो अगर जो हम लास्ट 5-6 साल, 7 साल, 8 साल की हिस्ट्री देखेंगे और इनके जो एवरेज वैल्यूएशन देखेंगे, तो अब आईटी कंपनीज करीब करीब उनके एवरेज या एवरेज वैल्यूएशन के बिलो में आ गई है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें लार्ज कैप आईटी कंपनीज जो है, वहां पे हमें वैल्यूएशन कंफर्ट काफी दिख रहा है, जहाँ पे अगले 2 साल में ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है और वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो गए हैं। एंड दिस इज द स्पेस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग बन गया है। ओके, चलिए, तो आईटी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस दिखाई दे रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और पॉकेट्स पर करेंगे चर्चा, कुछ और स्ट्रैटेजीज़ को जानने की कोशिश करेंगे इस फंड की, और कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए फ़ंड बेहतर है, कितना होराइजन आपको एटलीस्ट लेकर चलना है, इस सब पर भी करेंगे बातचीत। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं निपॉन इंडिया वैल्यू फंड की, और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर ध्रुमल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फंड मैनेजर हैं इक्विटी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। अच्छा ध्रुमल जी, क्या कुछ पॉकेट्स ऐसी भी हैं जहां पर आपको वैल्यूएशंस महंगी लग रही हैं, ग्रोथ की चिंता नज़र आ रही है, जहां पर आप अभी कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हैं या अंडरवेट हैं? श्योर। जैसे कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, वहां पे हम काफी अंडरवेट हो गए हैं। द सिंपल रीजन इसके जो वैल्यूएशन थे वो काफी स्काई रॉकेटिंग हो गए थे। एंड अगर जो आप उनके रिजल्ट्स देखें पर्टिकुलरली लास्ट 1-2 क्वार्टर से, तो ऑर्डर बुक पे जो मोमेंटम था, ऑर्डर बुक ग्रोथ में जो मोमेंटम था वो काफी मॉडरेट हो गया है। तो कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर जो है हमने कम्प्लीटली अवॉइड किया है। एंड जो आपको फंड में भी दिखेगा, और वहां पे हमें लग रहा है कि प्रोबेबली अब जब गवर्नमेंट का भी फोकस जो थोड़ा सा कंजम्पशन की तरफ आ गया है, तो ये एक सेक्टर जो है वो शायद लगाट रह सकता है, और वैल्यूएशन वहां पे अभी भी डिमांडिंग है। ओके, अच्छा, अब जो भी पॉकेट्स आपने बताई जहां पर आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, अब मैं इसको अगर बाइफरकेट करना चाहूँ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप में, कुछ सेट पैरामीटर है क्या? कितना परसेंटेज एलोकेशन इस कैटेगरी में रहेगा, और अभी एग्जिस्टिंग कंपोजिशन किस तरीके का है? श्योर। देखिए, जो अलोकेशन रहता है फंड का इन ऑल दिस 3 मार्केट कैप्स, वो काफी डायनामिक रहता है। एंड वी कीप होवरिंग बिटवीन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज कैप फ्रॉम प्रोबेबली 50% से लेके हम 65% के बीच में हम ये जो लार्ज कैप का वेट है वो चलाते रहते हैं। एंड जो बैलेंस जो वेट है वो मिड और स्मॉल कैप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जनरली रहता है। तो अगर जो एज ऑफ नाउ आप देखेंगे फंड की पोजिशनिंग है, तो हम करीब करीब 55% जो है वो लार्ज कैप में है, अबाउट 22% जो है वो मिड कैप में है, और करीब करीब 16% जो है वो स्मॉल कैप में है। एंड वी हैव समवेयर अबाउट 6% जो है वो अभी कैश में हमारे पास ये फंड है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने समझाया कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती है इस फंड के थ्रू, जैसा नेम इसका इंडिकेट करता है, अब जब भी आप कंपनियों का चुनाव करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आपके ध्यान में रहते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको कंसिड्रेशन में रखा जाता होगा, आई एम श्योर, फिर चाहे वो बिजनेस ग्रोथ हो, मैनेजमेंट का बिहेवियर हो, वैल्यूएशन हो, अर्निंग ग्रोथ हो, एग्जैक्टली आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है स्टॉक पिकिंग के मामले में? देखिए, जनरली जब हम कोई नए स्टॉक में एंट्री करते हैं, तो हमें थोड़ा बार्गेन तो इस फंड के लिए चाहिए रहता है। तो एज द मैंडेट ऑफ द फंड इज वैल्यू, सो वी सीक वैल्यू अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल द डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। तो हम एक बार्गेन तरह का इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, चाहे वो एफएमसी सेक्टर हो गया, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो गया, या चाहे वो कमोडिटीज या ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया। किसी भी सेक्टर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसरप्शन हुआ है, और वैल्यूएशन जो है वो मॉडरेट हो गए कंपेयर टू व्हाट दे वर ट्रेडिंग एट लास्ट 2-3 years। एंड अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन वी लुक एट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, देयर ट्रैक रिकॉर्ड, द बैलेंस शीट। तो पर्टिकुलरली जब हम कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम एक चीज बहुत देखते हैं कि अगर जो स्टॉक डेफिनेटली बहुत बार्गेन में मिलता है, पर उसमें जो उसकी डेट है वो इतनी होनी चाहिए कि जब ये साइकिल वापस आए,
तब ये कंपनी उसकी डेट को रीपे कर पाए। इट शुड नॉट बिकम अ डेट ट्रैप कंपनी। ये और एक चीज हम देखते हैं व्हाइल बाइंग अ वैल्यू स्टॉक्स। अदर देन दैट बैलेंस शीट कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सिलेक्टिंग स्टॉक्स। हम ये देखते हैं कि अगले 4-5 साल इस कंपनी में ग्रोथ रेट कैसी रहने वाली है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर जो इस साइकिल से बाहर निकल रही है, देन डबल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट, मिड डबल डिजिट जो ग्रोथ है, उस तरह की कंपनियां हम पसंद करते हैं while selecting any new stock on the fund. ओके अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम नियर पास्ट की बात करें ध्रुमल जी, मार्केट क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे रहा है, कुछ पॉकेट्स रही हैं, कुछ स्ट्रैटेजी आपने बदली है, कहीं एक्सपोजर कम ज़्यादा नियर पास्ट में किया है क्या इस फंड के कॉम्पोजिशन के हिसाब से? सी डेफिनेटली अगर जो रिसेंटली हम देखेंगे तो फंड में एक्चुअली जो है वो कैश ऊपर गया है। हमें हमें जहां जहां लग रहा है कि वैल्यूएशन में फ्रॉड आ गया है, हम कंटिन्यूसली वो सेक्टर्स या स्टॉक्स में जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। डेफिनेटली इट्स अ बहुत चैलेंजिंग टाइम है जहाँ पे बार्गेन बाइस ढूंढना। बट लकीली जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक सेक्शन है इन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, वहां पे बहुत अच्छी बार्गेन क्रिएट हो गई थी लास्ट 3-4 मंथ्स में। तो हमने वहां पे एक्सपोजर बढ़ा लिया। तो वी कीप आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इस तरह के डिस्ट्रप्शन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, और वहां पे हम एक्सपोजर बढ़ाते रहते हैं। ओके और इसके अलावा अगर हम इस फंड की मॉनिटरिंग की बात करें, ये हम सवाल हर किसी से पूछते हैं, तो आई एम श्योर डे टू डे बेसिस पे ही होती होगी, बट कोई भी कंपनी अगर चुनते हैं तो कुछ सेट टाइम होता है कि एटलीस्ट उसको उतना समय दिया जाता है कि जिन भी पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने उसका चुनाव किया है वो परफॉर्म कर रही है वैसा या फिर नहीं कर रहा है वो स्टॉक, कितना समय एटलीस्ट देकर चलते हैं? राइट, देखिए जब हम वैल्यू लेते हैं, जब हम कॉन्ट्रा लेते हैं, तो हम वहां पे उसको 2 से 3 क्वार्टर का टाइम दे। और इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एनी कंपनी और एनी सेक्टर टू कम बैक एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग डिसेंट नंबर। तो 2 से 3 क्वार्टर का जो टाइम है वो हम जनरली देते हैं फॉर एनी स्टॉक और सेक्टर टू कम बैक एंड परफॉर्म। ओके ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें इस फंड के होराइजन को लेकर, तो अगर कोई भी इन्वेस्टर इसे लेता है, खरीदता है, तो कितना टाइम एटलीस्ट दे इसको अपने पोर्टफोलियो में? और अगर कोई नया इन्वेस्टर है और 1-2 फंड्स के साथ ही शुरुआत करता है, तो भी क्या ये जो रिक्वायरमेंट होती है पोर्टफोलियो की उसको फुलफिल करेगा? देखिए हम एडवाइस करते हैं कि जो वैल्यू स्ट्रेटेजी है पर्टिकुलरली, जहाँ पे एक इन्वेस्टर को करीब करीब 2 से 3 साल का टाइम होराइजन मिनिमम देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बार्गेन आइडियाज मिलते हैं, बट ऐसा होता है कि वो 6 से 7 महीना 8 महीना नहीं चले। बट कभी जब रिटर्न होता है वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत बड़ा रिटर्न भी कई बार देके जाता है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर जो आप कोई वैल्यू स्ट्रेटेजी लेते हैं, हमारा पर्टिकुलर वैल्यू फंड लेते हैं, तो उसे 2 से 3 साल का टाइम दीजिए एंड देयर वी एक्सपेक्ट टू डिलीवर अ डिसेंट। ओके और कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से? देखिए ये जो फंड है जहाँ पे ऐसे हमने जस्ट बात की कि हम 50% के आसपास का एक्सपोजर मिनिमम जो है वो लार्ज कैप में इन जनरल रखते ही हैं। तो ओके दिस फंड इज अ सुटेबल फॉर फॉर अ इन्वेस्टर जहाँ पे उनको 50 से 55% का इन्वेस्टमेंट जो है वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप में चाहिए। दिस इज नॉट अ फंड जहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली जो स्मॉल और मिड कैप फंड से होती है जहाँ पे मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो ये एक बैलेंस्ड और वेल डाइवर्सिफाइड फंड है एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन विल बी ऑलवेज लोअर देन मिड एंड स्मॉल कैप फंड। ओके ओके चलिए, शुक्रिया ध्रुमिल आपका आने के लिए शो में, और हर पर्सपेक्टिव से इस फंड की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। और आपने सुना ध्रुमिल को, जो उन्होंने जो तमाम डिटेल्स शेयर की निपॉन इंडिया वैल्यू फंड से जुड़ी हुई, उसके कॉम्पोजिशन से जुड़ी हुई। 6% अभी ये कैश पे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स में है, लेकिन ओवरवेट जिन पॉकेट्स में उसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, पावर हैं। तो ये कुछ पॉकेट्स है जहाँ पर ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आईटी को लेकर भी व्यू यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया ध्रुमिल आपका आने के लिए शो में, और ये तमाम डिटेल्स इस फंड से जुड़ी हुई हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।